पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अध्यास भाष्य का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो अहम अनुभव हैं वो अनुभव केवल आत्मानुभूति नहीं है, केवल ज्ञाता के स्वरूप का अनुभव नहीं है। उसमें ज्ञाता से भिन्न ज्ञेय पदार्थ और जो ज्ञेय विषयक जो ज्ञान है वो भी ज्ञेय ही है, उसका भी मिलावट है। क्योंकि ज्ञान भी ज्ञेय होता है ना। जैसे वस्तु आपका ज्ञेय है, वस्तु का जो ज्ञान हुआ वो भी तो आपका ज्ञेय ही है, माने सूक्ष्म ज्ञान आता है। हाँ, ये वृत्तियां जो हैं, इसलिए वो भी ज्ञेय कोटि में। तो इसलिए ज्ञाता और ज्ञेय इतना बोलने से असल में काम चल जाता है। लेकिन हम आपके माने ध्यान जाए बार बार, ज्ञान भी आपका ज्ञेय है, इसलिए मैं ज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो ज्ञाता जो है मैं हूं, लेकिन इस अहम अनुभूति में जो मेरा ज्ञेय है और ज्ञेय विषयक जो मेरा ज्ञान है, अनुभव है, ये सब अनुभवों को उसके साथ में एक करके, माने मेरे अपने स्वरूप में एक करके मैं अहम करके अपने को निर्णय करके बैठा हूँ। ये निश्चय से हमारा सारा व्यवहार संपन्न हो रहा है। और भाष्यकार ने बताया कि भैया इसमें जो है सत्य मिथ्या का एकीकरण हुआ है। तुम जो हैं, तुम्हारा जो सत्य स्वरूप है और तुम्हारा जो आरोपित रूप है, ये दोनों का भेद तुम समझ नहीं रहे हो, बल्कि आरोपित रूप को ही अपना सत्य रूप मान रहे हैं। यही जो है, तो ये असल में जो मेरा वर्तमान जो अनुभव में आया हुआ रूप है और जो वर्तमान निर्णय में जो हम जो निश्चय से हम व्यवहार कर रहे हैं, ये असल में वास्तविक रूप और आरोपित रूपों का एक घालमेल है, मिश्रण है। यही अध्यास अहमिदम मम इदमिति। तो ये सुन करके ये प्रश्न हुआ कि इसका मतलब है कि हमारा अनुभव जो है मैं करके ये भ्रम है। तो ये भ्रम जो है ये कैसे होता है? भ्रम ज्ञान जो है भ्रांत कैसे हो सकता है? क्योंकि भ्रम को अगर हम ठीक से समझेंगे तभी भ्रम से भिन्न जो यथार्थ ज्ञान है वो भी समझ में आएगा। तो इसको जो आप भ्रम कह रहे हैं, माने भ्रम कोटि में आप डाल रहे हैं अहम अनुभव को, तो पहले हमको ये तो बता दीजिए कि भ्रम जो है जिसके भीतर आप ये डाल रहे, ये भ्रम क्या चीज है? माने यही कोयम अध्यास नाम इति, है ना? यहीं से चलेगा ना? थोड़ा सा हुआ। अच्छा चलो एक दो पंक्ति पढ़ ले। आह कोयम अध्यासो नाम इति
उच्यते स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः तं केचिदन्यत्र अन्यधर्माध्यास इति वदन्ति। केचित्तु यत्र यदध्यासः। यहाँ यत्र और यत् पद एकदम इकट्ठा हो गया। यत्र के बाद एक वो जो है छेद कर लो। छेद कैसे करते पता है ना? उसके ऐसा लंबा देखो, जैसे लंबा लकीर खींच करके फिर उसको ऐसा ऐसा सीधा दो और ऐसा दो, तो उससे मैंने वो समझ में आता है कि हाँ मोबाइल का हैश। उससे समझ में आएगा कि ये दोनों अलग पद है। तो यत्र, हाँ, केचित्तु यत्र यदध्यासः तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम इति। अन्ये तु यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम् आचक्षते। इति सर्वथापि तु अन्यस्य अन्यधर्मापभासतां न व्यभिचरति। तथा च लोके अनुभवः शुक्तिका हि रजतवद अवभासते। एकश्चन्द्रः सद्वितीयवदिति। आह, पूछा कोयम अध्यास नाम इति। अयम अध्यासः नाम, ये जो अध्यास पदार्थ है, कहा ये क्या है महाराज? जरा भ्रम के स्वरूप को समझाइए। भ्रम क्या चीज है? ये प्रश्न करने के पीछे पूर्व पक्षी का अभिप्राय भी है। पूर्व पक्षी क्या शिष्य ही है, समझना चाह रहा है कि भ्रम जो है, आपने कहा अन्य में अन्य का, ये सब होता कैसे है, क्या चीज है वो? तो असल में वो स्वरूप जानने की जिज्ञासा भी हो सकती है और आक्षेप भी हो सकता है। अध्यास वध्यास कुछ होता नहीं है। जो जितने भी ज्ञान हैं, सबके सब ज्ञान सत्य ही होता है। ये भी एक पक्ष आएगा। सर्वं ज्ञानम यथार्थम, सब ज्ञान सत्य ज्ञान ही होता है। कोई मिथ्या ज्ञान हो ही नहीं सकता है। और अपने विषय में जब मिथ्या ज्ञान ही नहीं होगा तो अहम अनुभव को खाली मिथ्या किधर से होगा? कोई मिथ्या नाम की चीज ही अगर ना हो तो दुनिया में सबके सब सत्य ही हैं। तो पहले लक्षण बताए, उच्यते स्मृति रूप परत्र। हाँ, इसमें लक्षण वाक्य में कितना से काम चल जाएगा? लक्षण ना, स्वामी आपसे तो पूछ लिया, इनसे नहीं पूछा ना। लक्षण वाक्य कल परसों के क्लास में अंतिम में बताया था। परत्र माने इस वाक्य का अर्थ क्या है? स्मृति रूप माने स्मृति समान। परत्र माने पर शब्द का अर्थ भी मालूम नहीं। परत्र दूसरे में, पर शब्द ये सुने नहीं हो। परत्र माने क्या है? तो हम कोई व्याकरण थोड़ा ही पूछ रहे हैं, तुम्हारी जो बुद्धि चौकट हो गई। परत्र माने हाँ, पर में, अन्य में ना। नहीं, शब्दार्थ बताओ। अर्थ तो वो तो जय सर समझता है। शब्द परत्र माने पर में, पूर्व दृष्टावभासः, उसका अवभास। तो हमने ये कहा था
अच्छा, पूरे वाक्य का अर्थ मूल मूल की दृष्टि से देखें तो स्मृति समान अन्य में नहीं, अन्य का नहीं बताया मूल में। अन्य का तो ऊपर से समझना पड़ता है। अन्य में पहले के देखे हुए का अवभास, ये जो है लक्षण वाक्य मालूम पड़ रहा है। लेकिन इसमें स्मृति रूप पद और पूर्व दृष्ट पद लक्षण घटक नहीं है, वो लक्षण के उपपादक है। माने लक्षण तो छोटा ही है, परत्र अवभास इतना ही बहुत है। ठीक है, अध्यास का भैया भ्रम माने परत्र अवभास और स्मृति रूप पूर्वदृष्ट, ये दोनों पद जो हैं परत्र अवभास कैसे होता है उसका स्वरूप के विश्लेषण में काम आएगा। लक्षण इतना ही है। अब देख लो, रज्जु में सर्प का अवभास, तो अवभास जिसका हो रहा है, अवभास हो रहा है सर्प का, उसका अवभास असली सर्प में न हो करके रस्सी में हो रहा है, तो परत्र अवभास हुआ ना। इसको और बढ़िया ढंग से घटाएंगे अभी। तो अब परत्र अवभास, इसका वास्तविक जो अर्थ है, तात्पर्यार्थ, पर में माने जो पदार्थ जो नहीं है उसमें, परत्र शब्द का ध्वनित अर्थ यही है। क्यों? ऐसे तो सीधा सीधा देखो, परत्र अवभास, तो परत्र माने अन्य में, और अन्य का अध्यार करके पर का अवभास, परस्य अवभास, परत्र परस्य अवभास। लेकिन परत्र परस्य अवभास होने मात्र से वो भ्रम नहीं होता है, ऐसा समझा जा सकता है। जैसे आप विद्या भवन में विराजते हैं, ठीक है ना, लेकिन परमार्थ साधक संघ में अभी यहाँ पर विद्या भवन की दृष्टि से ये पर हुआ कि नहीं हुआ? तो परत्र माने दूसरे देश में अवभास हो रहा है, तो ये क्या भ्रम है? किसी व्यक्ति को आपने हरिद्वार में देखा, उसको आप काशी में देख रहे हैं, तो परत्र और उसमें परस्य अवभास हो रहा है कि नहीं? दूसरे पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अवभास होने मात्र से कोई भ्रम थोड़ा ही हो जाएगा। अरे भाई, हर पदार्थ किसी न किसी और पदार्थ पर टिका ही हुआ है। परत्र माने इस अधिकरण में इसका अवभास, तो ये दोनों अलग अलग पदार्थ ना है। व्यक्ति तो वही हो रहा है ना। हाँ, ये व्यक्ति वहाँ था, वो यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे क्या है, जो सर्प है, सर्प को नहीं देख, रज्जु है, रज्जु में सर्प देख रहे हैं ना, तो सर्प तो भिन्न हो गया ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था, परत्र परावभास मात्र अगर लक्षण माना जाए तो अतिव्यक्ति होगा कि नहीं सत्य ज्ञान में, प्रमा ज्ञान में? यहाँ जो है ये और ये दोनों परस्पर भिन्न है कि नहीं? तो ये जो है इसके ऊपर है, तो परत्र परस्य अवभास, ये क्या मिथ्या ज्ञान है क्या? माने व्यवहारिक दृष्टि में तो सत्य ज्ञान है। तो परत्र परावभास, इसीलिए सीधा सीधा ऐसा अर्थ नहीं है इसका। क्या समझे? परत्र परावभास, किसी एक अधिकरण में किसी को देखा, उसको आप दूसरे अधिकरण में देख रहे हो, तो उससे थोड़ा ही वो भ्रम हो जाएगा। उसको किसी वो उस समय उस अधिकरण में चला गया हो। तो इसलिए परत्र शब्द पर में माने पर कब होगा? असल में ये पर नहीं है कि वो जहां है उसी में उसको देख रहे हो ना, तो इस समय ये इसका पर नहीं बना है। तो इसलिए परत्र शब्द का
निष्कर्ष समझ लो, तब पूरा लक्षण पकड़ में आ जाएगी। परत्र में सारा लक्षण जो है घुसा हुआ है, मुझे लगता है। परत्र माने जहां जो पदार्थ नहीं है उसमें उसको देखना, यह है लक्षण। ठीक है। इसीलिए अब आप किसी व्यक्ति को यहाँ देख रहे हैं काशी में, तो यहाँ पर तो वो है ना, तो उसका अधिकरण वो परत्र नहीं हुआ, वो अपने अधिकरण में बैठा हुआ है। परत्र होगा जहां पर वह है नहीं, वहां पर उसको देखना। तो इसको जो है परिष्कृत भाषा में कहा जाता है, माने लक्षण बनाने की जो एक प्रक्रिया है, स्वात्यंता भावाधिकरणे, स्व अत्यंत अभावाधिकरणे। माने स्व अत्यंता भावाधिकरणे, किसी वस्तु का अत्यंता भाव जहां पर है, अत्यंता भाव का अधिकरण में उस वस्तु को देखना। स्व अत्यंता भाव, अत्यंता भाव अगर झंझट लगता है तो स्वाभाव, ठीक है ना, अपना अभाव जहां है उसमें उसी को देखना, जहां उसका अभाव है उसी को देखना है ना। अत्यंत अभाव तो वो है ही है बेस्ट लेकिन कई बार जो है हमको जो है निवारण महाराज का भी ध्यान रखना होता है। अत्यंत अभाव शब्द लंबा चौड़ा ना मालूम पड़े तो फिर भी भूल जाएंगे। स्व अभाव, विशेष भाव है, अभाव ना है, एक बार ही अभाव अत्यंत अभाव जहाँ वो बिल्कुल है ही नहीं है, अत्यंत अत्यंत अभाव। तो अब देखिए लक्षण क्या बन गया, स्वात्यंता भावाधिकरणे प्रतीयमानत्वम। हुआ कि नहीं जय सर, है ना। नहीं वो तो सुनोगे ना दोबारा, तो उस समय लिखना बाद में लिखना, अभी टाइम वो चला जाएगा। और इसको जो है अगर सब माने ये अधिकरणे ऐसा करके जो वो लक्षण में सप्तमी विभक्त आदि लगाना अच्छा नहीं माना जाता लक्षण। तो स्वात्यंता भावाधिकरण निष्ठ या कर्ण वृत्ति, कर्ण में कर्ण निष्ठ भी, कर्ण में माने वो करणे जो एकर दिया है ना वहाँ सत्यंता भावाधिकरण है, उसको मैंने अवॉइड कर रहा हूँ। सत्यंता भावाधिकरण निष्ठ हाँ ये इतना अर्थ आ गया। निष्ठ उसमें अवभासमानत्वम या अवभासत्वम। न्याय के गुरुजी लोग ज्यादा तो सती सती शब्द लगा रहे थे। वो सती को फिर बाद में जब लक्षण पूरा ठीक से बनाते हैं तो उस सती उठा करके वो लंबा जोड़ते हैं है ना। सत्यंता भावाधिकरण निष्ठ अवभासत्वम, निष्ठावभासत्वम। अच्छा तो इस ये जो लक्षण है इतना पर्याप्त है, माने वेदांती के हिसाब से हो या किसी दूसरे के हिसाब से भी हो, लक्षण में ये बात पूरी आ गई। जो वस्तु जहाँ नहीं है माने जिसका अभाव वहाँ है वहीं पर उसको देख लेना, ये ना भ्रम है और क्या है। तो भ्रम का जो असल में बड़ा सरल लक्षण है ये। भ्रम माने जहाँ जो नहीं है वहाँ उसे देखना,
यही ना अध्यास है, इसमें कुछ जटिलता है? जहाँ जो नहीं है वहाँ उसे देखना। महाराज जी सीधा बात, हाँ भाई रोशनी में सर्प तो है ही नहीं ना, कोई सर्प का अभाव है। अभाव, मतलब जहाँ सर्प का अभाव है रस्सी में, वहाँ सर्प को देखना सर्प वहाँ भास रहा है। भास रहा है, यही मिथ्या है। ठीक है ना? तो अब इसमें जो है इतना लक्षण पर्याप्त हैं। तो इसमें भाष्यकार ने दो विशेषण और लगाया, जिससे ये जो भास रहा है, ये जो भास रहा है, अच्छा देखो, रस्सी में सर्प की प्रतीति हो रही है, रस्सी तो मिथ्या नहीं है ना, अध्यास तो, अध्यास का लक्षण सर्प में जाएगा। और अगर सर्प रस्सी में लाओगे तो वो संसर्ग रूप विधया आएगा, माने सर्प में रस्सी का जो अभेद है वो अब अध्यस्त होगा, तो सब में ये चला जाएगा। लेकिन वो जो दिखा सांप, आपने तो कह दिया कि उसका जहां अभाव है वहीं उसको देखा, ये दिखाई कैसे पड़ा? ये एक बड़ी भारी समस्या है। ये जो जहां नहीं है वहां वो दिखा कैसे, इसको लेकर के पूरे दार्शनिक संप्रदाय विचारक जो मनीषी हैं, ये सब इसको समझने में लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल से हजारों साल से इसके ऊपर विचार हुआ। अब विचार करके सब अपना अलग अलग निर्णय पर पहुंच रहे हैं। अब सबके निर्णय को वेदांती खंडन करके अपना निर्णय रखना है। उसको अपना निर्णय माने अपना निर्णय है इसलिए रखना है नहीं, सब में दोष है इसलिए सत्य कोई और है। देखिए, अध्यास का लक्षण जो आप बना रहे हैं वो अध्यास का लक्षण मिथ्या लक्षण नहीं होना चाहिए, वो सत्य लक्षण होना चाहिए। क्या ब्यूटी है इसकी, देखो। तो इसमें जो है, जो सांप दिखाई पड़ रहा है तो कह रहे हैं कि वो देखो स्मृति रूपहा। अच्छा, पहले पूर्व दृष्ट लगा देते, वो सरल है, जल्दी लग जाएगा। पूर्व दृष्ट शब्द जो ना, दृष्ट जो पद है, ये दृष्ट पद जो है भावार्थ में हुआ, माने दर्शनम अक्त प्रत्यय जो है ये भाव अर्थ में। दृष्ट पद जो दिखाई पड़ रहा है, देखा आपने, वो पदार्थ के लिए ये दृष्ट है, और इसका जो देखना है उसको भी दृष्ट पद से कहा जाता है। नहीं समझे? दृष्ट 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 माने जिस, नहीं देखना नहीं, दृष्ट, हाँ, जो देखा गया वो वस्तु है ना। तो उसमें जो प्रत्यय लगा है, अक्त प्रत्यय लगा है, दृष्ट। तो अक्त प्रत्यय जो है, जो दर्शन क्रिया का कर्म है उसके लिए लगा, माने तुम जिसको देख रहे हो, दर्शन क्रिया का कर्म, तुम दृष्टा, ये दृश्य और दर्शन तीन चीज है ना। तो दर्शन क्रिया के दृश्य धातु क्रियावाची होता है, तो दृश्य के साथ जो प्रत्यय लगा अक्त प्रत्यय, वो कर्म वाच्य में हुआ, कर्मार्थ में हुआ। तो दृष्ट पद का हम लोग प्रायः कर्म में ही प्रयोग करते कि ये देखा, वो देखा, फलाना देखा, माने वस्तु के लिए जो जो हमने देखा। लेकिन बहुत बार जो है दृष्ट पद संस्कृत में देखना, इस अर्थ में भी, माने भावार्थ में भी वो अक्त प्रत्यय लगता है। तो उस समय दृष्टम माने दर्शनम, वो जो दर्शन क्रिया है ना, उसको दृष्ट पद से कहा। बहुत जगह ऐसा होता है, जैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वहां जो बुद्ध पद आया है, बुद्ध माने बोध, बोध का विषय किसी चीज की नाम बात नहीं कर रहे। जो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध माने नित्य वो जो है ज्ञानी है, इस अर्थ में नहीं, वो नित्य बोध स्वरूप है।
तो पूर्व दर्शनात्, पूर्व दृष्ट अवभास का हम अर्थ लगा रहे। पूर्व दृष्ट माने दर्शन अर्थ हुआ, तो पूर्व दर्शनात् अवभासः, पूर्व के अनुभव के कारण पूर्व दर्शन हुआ सांप का, आपने कभी ना कभी देखा सांप, उस दर्शन से इसका अवभास हुआ। माने पूर्वानुभव जो है, जिसका आरोप हो रहा है, उसका पूर्वा का अनुभव इसमें कारण बन रहा है इसको देखने में। जिसने सांप नहीं देखा उसको सर्प भ्रम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आरोप जब भी होगा, जिस पदार्थ का अध्यास होगा, उसका पूर्वानुभव उस व्यक्ति के पास होना चाहिए, क्योंकि पूर्वानुभव से जो संस्कार पड़ा, उस संस्कार से ये जन्य होता है। अगर संस्कार न हो तो सर्प संस्कार न हो तो सर्प भ्रम नहीं होगा। पूर्व दर्शन से ये अवभास होता है। वो संस्कार से क्या वहाँ पे कल्पना कर क्या? हाँ, अब इस पर आ रहे हैं। वो संस्कार से ये अवभास कैसे जन्य होता है। संस्कार कहाँ पे होता है और वस्तु तो सामने है। हाँ, तो संस्कार को तो हम अवभास नहीं, बस संस्कार जन्य, संस्कार से इसका जन्म हुआ, संस्कार उसके एक कारण है। तो लेकिन संस्कार से अगर अवभास है तो स्मृति हो जाएगी। संस्कार से जन्य क्या होता है? स्मृति। तो स्मृति किसी वस्तु की याद में आप खोए हो, मैं हरिद्वार में था, गंगा तट पर डेली जाता था, तो वो मेरा भ्रम हो जाएगा क्या? स्मृति को भ्रम माना जाएगा? नहीं ना। तो स्मृति भी तो संस्कार जन्य है, तो संस्कार जन्य भ्रम भी है, आप बता रहे हो। तो संस्कार जन्य होने से वो भ्रम कैसे होगा? संस्कार से तो, अब जैसे किसी आपका मित्र ने मित्र को आपने देखा, अरे अरे तुम आए हो, है ना, तो ये जो उसको पहचान लिया आपने, इसको प्रत्यभिज्ञान बोलते, वो भी तो संस्कार से जन्य होता है। तो इसलिए ये सब तो भ्रम कोटि में है नहीं। तो संस्कार जन्य हुआ तो उससे इससे भ्रम कैसे हो जाएगा? तो कह रहे कि संस्कार जन्य होने से ये भ्रम नहीं है, उसके साथ में कुछ और भी मिला हुआ है। इसीलिए स्मृति जो होता है वो संस्कार मात्र जन्य होता है ना। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम, जो केवल संस्कार से जन्य होता है। संस्कार के साथ दूसरा चीज जुड़ जाएगा तो वो जो ज्ञान होगा उसको स्मृति नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है संस्कार ज्ञान तो कारण के रूप में रहेगा, लेकिन अकेला वो नहीं रहेगा। वो भ्रम होने के लिए अवभासः, अवभासः स्मृति का जो विषय होता है वो परोक्ष होता है, ठीक है ना। और जो भ्रम का विषय होता है ये अपरोक्ष आपके सामने है। स्मृति ऐसा दिखता है क्या, या स्मृति का विषय ऐसा दिखता है क्या ये है सामने, ऐसा दिखता है क्या? तो स्मृति नहीं तो हम लोग स्मृति को भी भ्रम समझते, भ्रम को स्मृति समझते, ऐसा तो नहीं समझते हैं। तो स्मृति और भ्रम का चरित्र अलग है। भ्रम जो है वो दिख रहा है सामने, भास रहा है। ये कैसे दिख रहा है महाराज? संस्कार ने तो अपना काम किया, संस्कार से तो वो जन्य हुआ, ये तो समझ में आया। उसके लिए कह रहे कि
उस संस्कार से भी और साथ में वो जो जन्य हुआ वो स्मृति रूपः, स्मृति माने स्मृति विषय के सदृश, स्मृति रूप जो पद आया, स्मृति जैसा, ऐसा समझ लो, स्मृति जैसा। तो स्मृति रूप पद से भाष्यकार यहां कह रहे हैं कि ये स्मृति नहीं है, न ही स्मर्यमाण वस्तु है। ठीक है, स्मृति जैसा है। भ्रम ज्ञान कैसा है? स्मृति ज्ञान जैसा है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में समानता क्या है? कहा कि दोनों में संस्कार जन्यता जो है समान है। ठीक है ना। और एक समानता है दोनों में, स्मृति ज्ञान का जो विषय होता है वो जिसको आप याद करते हो वो सामने नहीं होता। सामने हो, सामने का मतलब है सन्निकृष्ट, माने आपके इंद्रिय से उसका अगर सन्निकर्ष हो रहा है तो सामने होगा, इंद्रिय सन्निकर्ष होगा तो स्मृति होगी कि प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। और स्मृति कब होगा? जब वो सामने न हो और उसका संस्कार जग गया हो, तभी स्मृति होगी। थोड़ा कठिन हो जा रहा है क्या? माने हम थोड़ा ज़्यादा उलझा तो नहीं रहे आपको? तो स्मृति शब्द, स्मृति रूप पद से ये कह रहे कि ये जो वस्तु देख रहे ये स्मृति का विषय जैसा नहीं है। स्मृति के साथ समानता इसकी ये है असन्निहित विषयकत्वम। असन्निहित, स्मृति का जो विषय होता है वो भी असन्निकृष्ट है, इंद्रिय से उसका सन्निकर्ष नहीं है, तभी आपको याद आता है। आपके आंखों से उसको आप उसका संबंध बना नहीं, तब याद कर रहे हो। अर्थात वो सामने अनुपस्थित वस्तु का स्मृति होता है, ये समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो ये जो भ्रम ज्ञान है, जो सांप भास रहा है, वो स्मृति के समान है। क्यों? स्मृति का विषय जैसे सामने दिखता नहीं, माने रहता नहीं, दिखता तो दिख तो सकता है, उसकी बात अलग है। स्मृति का विषय जैसे सामने नहीं होता, इसी प्रकार ये जो सर्प भ्रम है उसका जो विषय है, उसका विषय क्या है? सर्प, वो भी सामने नहीं है। स्मृति रूप पद से नहीं होने से भी हम तो प्रत्यक्ष वहाँ पे अनुभव कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। तो स्मृति हम नहीं कर रहे हैं। हाँ? स्मृति तो नहीं कर रहे हैं इसमें। नहीं, ऐसा है, आप स्मृति कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम कह रहे कि सामने जो पदार्थ आप देख रहे सांप, वो सांप सामने नहीं है। क्योंकि बाद में जब बाध होगा तो आप कहेंगे कि ये सांप तो 3 काल में, ये रस्सी सांप नहीं है, तो 3 काल में बाध कर दोगे, तो मतलब सांप सामने नहीं है। सामने नहीं है उस वस्तु का भान होना,
ये स्मृति में भी ऐसा होता है, जो सामने नहीं है उसी की स्मृति होती है। सामने होगा तो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा, स्मृति नहीं होगी। और वो वस्तु भ्रम स्थल में अगर वस्तु सामने होगा तो भ्रम नहीं होगा, वो प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव हो जाएगा। ठीक है ना। तो भ्रम में और स्मृति में समानता क्या है? समानता है सामने न होना। स्मृति भी असन्निहित विषयक है और भ्रम भी असन्निहित विषयक है। अच्छा, सपनों को आप क्या मानेंगे? अब ये भ्रम ही समझ लो, फिर उसमें भी चला जाएगा, है ना। तो कहा कि फिर दोनों का विषय जब सामने नहीं है तो स्मृति का भी विषय सामने नहीं है, उसका ज्ञान होता है। भ्रम का भी विषय सामने नहीं है, फिर भी ज्ञान होता है। तो क्या भ्रम स्मृति जैसा ही कोई चीज स्मृति है, तब तो भ्रम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो भ्रम और स्मृति को अलग समझते हैं। तो कहा कि इसलिए अवभासः स्मृति रूपः अवभासः। अवभास मतलब प्रत्यक्ष या अपरोक्ष। स्मृति का विषय जो है अवभासित नहीं होता, स्मृति का विषय परोक्ष रहता है। अवभास माने दिख रहा है ना। तो दोनों मिला करके ये कहना चाह रहे हैं, जो पदार्थ वहां दिख रहा है सांप, वो सामने अनुपस्थित है, और अनुपस्थित होने से ही वो जो है परत्र अवभास हुआ। ठीक है ना। तो स्मृति रूपता पद से असन्निहित विषयकता, पूर्व दृष्ट पद से संस्कार जन्यता, ये दो बात जो हैं रहेगी भ्रम में। कोई भी भ्रम होगा, वो भ्रम में जो वस्तु आपको दिखेगा वो वस्तु वहाँ नहीं होगा, और उस वस्तु को देखने के पीछे आपका संस्कार कारण रूप में होगा। ये दो बात यहाँ पर इसलिए बता रहे भाष्यकार। नहीं तो लक्षण तो उतना ही है, जहाँ जो नहीं है वहाँ पर उसको देखना। तो वहाँ पर नहीं है इस बात को यही स्मृति रूपः इससे जो है सिद्ध कर रहे हैं, और वो संस्कार से जन्य है। तो स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः, ये जो है इस लक्षण से क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? जो वहां नहीं है स्मृति रूप, उसका वहां अवभास संस्कार भी कैसे करा देता है। संस्कार स्मृति उत्पन्न करे तो ठीक है, संस्कार का काम है स्मृति उत्पन्न करना, लेकिन जो वस्तु वहां नहीं है उसका अवभास हो गया, ऐसा कैसे होगा? दिखाई पड़ा महाराज, जाहिर है। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो है और बताना जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये लक्षण जो है अर्थाध्यास में और ज्ञानाध्यास में समान रूप से जाता है। अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास क्या है महाराज? निवारण महाराज, अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास सुना कभी पहले? ये शब्द भूल गया। अच्छा, मैं याद दिलाता हूं। ये जो सांप दिख रहा है, ये सांप है अर्थ, और सांप का जो ज्ञान हुआ आपको, वो ज्ञान है ज्ञान। ठीक है। तो अर्थ का भी अध्यास हुआ, माने सांप भी वहां दिखा और सांप का ज्ञान भी अनुभव में आया। ठीक है। जैसे एक पदार्थ माने सत्य पदार्थ में क्या होता है? पदार्थ रखा है वस्तु, और वस्तु का ज्ञान।
ऐसे ही मिथ्या पदार्थ में भी दोनों चीज है, मिथ्या पदार्थ और मिथ्या पदार्थ का ज्ञान। तो ज्ञान को बोलते, मैंने मिथ्या ज्ञान को बोलते हैं ज्ञानाध्यास, और मिथ्या ज्ञान का जो विषय है जो दिख रहा है उस पदार्थ को बोलते हैं अर्थाध्यास। वो अर्थ है माने विषय, और ये ज्ञान। ठीक हो गया ना, ये कोई जटिल चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो अब यहां जो है सांप भी दिखा और सांप का ज्ञान, सांप दिखा ये भी हमको अनुभव हुआ, दोनों बात हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे जो भारती स्वामी जी थे वो बहुत इस पर विरोध करते थे, बोले अर्थाध्यास वो मानते नहीं, तो ज्ञान ही मिथ्या होता है, ज्ञानाध्यास भ्रम हुआ। लेकिन बोलते हैं कि अनिर्वचनीय अर्थ है, भारतीय स्वामी नहीं वो जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। परमानंद भारती जी थे, ये नहीं अपने प्रसिद्ध भारती जी नहीं। तो ये सब बातें करने से बोले नहीं, वो अपने ढंग से इन सब चीजों का व्याख्यान कर लेते थे जैसे तैसे। और उनका ये आग्रह होता शंकर भाष्य के अनुसार, माने भाष्यकार की पंक्ति से बात बताओगे तो मान लेंगे। बड़ी निष्ठा थी उनको आचार्य शंकर के ऊपर, उनके वचन को मानते थे और व्याख्याताओं को नहीं मानते थे है ना। तो बाद में मुझे एक वाक्य भाष्यकार का मिला, मुझे याद नहीं, उनको शायद नहीं देखा पाया मैंने वो वाक्य, तो तब क्या प्रतिक्रिया देते पता नहीं। गीता भाष्य में 4th अध्याय के 18वें श्लोक हैं, बड़ा फेमस श्लोक है, कर्मणि अकर्मज पश्येद अकर्मणि च कर्मज। उस पर भाष्यकार ने बहुत कुछ लिखा, कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में ये सब जो है ना वहाँ पर है, वहाँ पर ये सत्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान के ऊपर। तो वहाँ एक वाक्य विचार करते करते भाष्यकार लिखते हैं कि पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च अकर्मणः विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो कहा कि ये जो बोद्धव्यम कहा तो भगवान कोई जो है इसको समझना चाहिए। इसका मतलब है कि जब समझना चाहिए बोल रहे हैं तो कोई सत्य चीज को ही समझना होगा ना, मिथ्या को समझना तो कोई समझना नहीं हुआ। किसी चीज को मिथ्या रूप में समझना वो तो समझना नहीं ना माना जाएगा। तो वहाँ वाक्य लिखते हैं नहीं मिथ्या ज्ञानम बोद्धव्यम भवति, मिथ्या ज्ञान बोद्धव्य नहीं होता। माने भगवान ने कहा कि ये समझो मैं बता रहा हूँ, और फिर जाकर के भगवान ने कुछ भ्रम माने मिथ्या ज्ञान अर्जुन को बताया, तो मिथ्या ज्ञान बताने से तो बोद्धव्य नहीं होगा। भगवान कोई सत्य रहस्य बता रहे हैं वहाँ पर। तो नहीं मिथ्या ज्ञानम बोद्धव्यम भवति तत्प्रत्युपस्थापितम वस्त्वाभासं वा, ये पूरा वाक्य है। न च मिथ्या ज्ञानम बोद्धव्यम भवति तत्प्रत्युपस्थापितम वस्तु आभासं वा। अब ये जो दूसरा जो चरण है उसका तत्प्रत्युपस्थापितम, तत् शब्द से मिथ्या ज्ञान का परामर्श, मिथ्या ज्ञान के प्रति जो उपस्थापित, माने मिथ्या ज्ञान और जैसे सर्प ज्ञान और सर्प ज्ञान के प्रति उपस्थापित, सर्प ज्ञान के सामने एक दूसरा चीज भी खड़ा है उपस्थापित। क्या है? वस्त्वाभासम, वस्तु का आभास। तो ये जो वस्तु आभास बता रहे इसी को अर्थाध्यास हम लोग बोलते हैं। तो दो चीज हो गया, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या अर्थ। माने अर्थ का आभास हुआ ना, वहां सर्प का आभास हुआ कि नहीं? तो सर्पाभास और सर्प ज्ञानाभास,
ये दोनों जो है भगवान शंकराचार्य को मान्य हैं। तो अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास असल में क्या होता है, जब कोई वस्तु आप देखते हैं तो वस्तु के साथ उसका ज्ञान भी संलग्न रहता है ना। वस्तु को छोड़कर ज्ञान नहीं, ज्ञान को छोड़कर वस्तु भासेगा नहीं। वस्तु तो रहेगा लेकिन वस्तु भासेगा। जब भी भासेगा, किसी भी वस्तु भासेगा तो वस्तु और ज्ञान दोनों साथ में भासेगा। जैसे प्रकाश से विशिष्ट वस्तु ही दिखता है, एक अगर ना हो तो दिखेगा नहीं। केवल प्रकाश नहीं दिखता और केवल वस्तु, केवल प्रकाश अंधकार मालूम पड़ता है। पता है जब वो जाते हैं ना माने अपने सैटेलाइट में या आकाशयान में जब लोग जाते हैं तो थोड़ा ऊपर जाने से, धरती से ऊपर जाने से ही उनको खूब अंधेरा अंधेरा दिखता। अंधेरे में चलते हैं ये लोग। क्यों अंधकार क्यों दिखता है? सूर्य से तो प्रकाश आ रहे, तारों से प्रकाश आ रहे, लेकिन वहाँ कोई धुला या कोई भी चीज नहीं है जिसमें प्रकाश टकरा करके दिखे। तो टकराने का ना होने से ना सीधे आंखों में आता है तो वो कुछ दिखता नहीं है। हाँ, अंधकार मालूम पड़ता है महाराज। हाँ, ये जो है बात सही है। हाँ, वस्तु रहेगा तब तो प्रकाश है। हाँ, तभी प्रकाश मालूम पड़ेगा। तो वस्तु नहीं रहेगा तो केवल प्रकाश दिखता नहीं है। तो हम लोगों का भी इधर भी ऐसे ही है। केवल ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान वस्तु के साथ जुड़ करके ही दिखेगा या उत्पन्न होगा। वस्तु का दिखना भी ज्ञान के दिखने के साथ ही होता है, और इसलिए अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास। अब भ्रम स्थल में भी बोल रहे हैं कि जब भ्रम होता है वेदांत के अनुसार तो भ्रम ज्ञान और भ्रम से अवभाषित अर्थ दोनों एक साथ में भासता है, दोनों आता है वहाँ। इसलिए विवरणकार ने ऐसा, विवरणकार का ही पंक्ति है संभवतः, ज्ञान उपसर्जनम अर्थाध्यास या अर्थ उपसर्जन ज्ञानाध्यास। ज्ञान माने कभी क्या होता है, ज्ञान थोड़ा गौण रह जाता है, अर्थ की तरफ ध्यान मुख्य होता है प्रायः भ्रम में। तो ज्ञान तो इधर है, लेकिन जैसे हम वस्तु का व्यवहार जब करते हैं, ये देखो ये अध्यात्म भाष्य की पन्ना है, तो ये जो हम कह रहे हैं ये पन्ने में, उसमें हमारा ध्यान ज़्यादा है और पन्ने को दिखाने वाला अनुभव को हम एक इधर करके थोड़ा हल्का माने गौण रूप से रखा हुआ है। अब कभी जो है अरे इसका जो अनुभव हमको ये दिखाई पड़ रहा है, तो वस्तु वहाँ गौण और वस्तु का ज्ञान मुख्य होता है, ऐसा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर दो चीज एक साथ में आया, सर्प ज्ञान और सर्प अर्थ, दोनों एक साथ आता है। तो दोनों में लक्षण जाना जरूरी है। दोनों का अध्यास हुआ, ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास। ठीक है। तो अर्थाध्यास के लिए ये लक्षण कैसे लगाएंगे? तो परत्र माने रज्जौ, पूर्व दृष्टपत्व जैसा है, पूर्व दर्शन से माने संस्कार से, पूर्वानुभव जन्य संस्कार से, अवभास माने जो अवभासित है, अवभास पद का कर्म अर्थ में लगाना पड़े, अवभाष्यते इति अवभास, जो दिख रहा है ऐसा अर्थ लगाओ। अवभास पद का अवभाष्यते इति अवभास, कर्म अर्थ में मैंने विषय अर्थ में। अवभास पद का ऐसा अर्थ होता है ज्ञान, लेकिन जब अर्थाध्यास में लक्षण ले जाना है तो अवभाष्यते, जिसका अवभास हो रहा है। और स्मृति रूप पद का भी ऐसे ही थोड़ा सा
कर्मार्थ में प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर स्मृति शब्द भी ज्ञान में भी होता है और उस स्मृति ज्ञान का जो विषय है स्मर्यमाण वस्तु, जिसका स्मरण कर रहे हैं, तो स्मर्यते इति स्मृति ही। तो अर्थाध्यास में जब ले जाएंगे तो कर्म अर्थ में उसका प्रत्यय लगाना पड़ेगा। स्मृति धातु से 3 प्रत्यय लगा। 3 प्रत्यय अगर क्रिया अर्थ में लगाओगे तो स्मृति का अर्थ होगा स्मरणम इति स्मृति, स्मरण रूप क्रिया। और वही प्रत्यय ती जो लगा है, स्मृति ती एक प्रत्यय है, वही अगर उस वस्तु को समझाने के लिए जिसको याद तुम कर रहे हो उसके लिए लगाओगे तो वो ती जो है कर्मार्थ में, माने स्मर्यते, जिसका स्मरण कर रहे हैं वो वस्तु हो जाएगा। तो इस प्रकार से अर्थाध्यास के लिए लक्षण हो जाएगा, स्मृति रूप शब्द का अर्थ हो जाएगा स्मर्यमाण वस्तु के समान। हाँ, स्मृति रूप माने स्मर्यमाण वस्तु के समान। वो जो सर्प है वो परत्र माने जहाँ वो नहीं है वहाँ उसका पूर्व संस्कार के कारण होने वाला अवभास, तो वो अर्थ हो जाएगा, अर्थाध्यास में चला जाएगा। और ज्ञानाध्यास में सीधा सीधा लेना है, स्मृति रूप माने स्मृति, तो स्मृति के समान ब्रह्म ज्ञान है। स्मृति का विषय सामने नहीं रहता है, ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान का विषय भी सामने नहीं है, तो ये सादृश्य भ्रम में आ जाएगा ज्ञान में। और परत्र पूर्व दृष्टावभासः, परत्र में पूर्व दृष्ट पदार्थ से उत्पन्न जो ज्ञान है अवभास है। तो ये लक्षण जो हैं ज्ञानाध्यास अर्थात 12 बज गया, अरे भाई 12:25 हो रहा है। तो ये जो है ना अर्थाध्यास में और ज्ञानाध्यास में दोनों में ये लक्षण जा रहा है। वैसे तो परत्र अवभास इतने से ही असल में काम चलता है, तो लेकिन स्मृति रूप पद और पूर्व दृष्ट पद जो हैं उसके स्वरूप का विश्लेषण करते हैं। तो अब विचार जो आएगा आगे उसमें आप लोग विचार करके आना कि वो जो पदार्थ दिखा सांप करके, सांप दिखा और सर्प ज्ञान दिखा, तो वो नहीं है तो वो देखा कैसे आपने? जो नहीं है पदार्थ वो दिखाई पड़ सकता है? तो नहीं पड़ना चाहिए। जो नहीं है वो कैसे देखोगे? नहीं है माने दुनिया में कहीं भी ये पदार्थ नहीं ना है। ये जो सांप है कहीं है ये पदार्थ? सांप तो है, लेकिन ये सांप है क्या? ये सांप जो है जब यहाँ ही नहीं है तो और कहाँ कैसे होगा? माने ये सांप जो है दुनिया में कहीं नहीं है जिसको आपने देखा। तो जो दुनिया में कहीं नहीं है उस सांप को आपने कैसे अनुभव कर लिया? ये क्या बात है? इस रहस्य को समझो। पहले प्रश्न समझ लो तो उत्तर में मजा आएगा। प्रश्न उठना चाहिए, ये देखा कैसे भैया? जो वहां पर नहीं है, वह रस्सी पड़ा हुआ है, जो है वो दिखाई नहीं पड़ा, और जो नहीं है दुनिया में कहीं नहीं है और 3 काल में नहीं है। क्योंकि बाद में जब हम उसको बात करते हैं तो कहते हैं कि ये जो है सांप न तो यहाँ था, न है, न होगा। माने रस्सी 3 काल में सांप नहीं है, जो त्रैकालिक निषेध करते हैं। तो जो वस्तु किसी भी देश में नहीं है, किसी भी काल में नहीं है, वो आपको दिखा कैसे? ये कैसे दिख सकता है? ये आपके स्वयं के विचार से इसका उत्तर निकालो। कैसे देखा महाराज? क्या देखा? वहां जो देखा वो क्या देखा? बोलते कि वहां है नहीं, तो क्या कहीं और का और है वो वहां दिख गया? ऐसा हो सकता है? अगर कहीं और है असल में
और वहाँ दिख गया, ऐसा भी एक दार्शनिकों का पक्ष है ना। और एक पक्ष है कि कहीं भी नहीं है लेकिन फिर भी दिख जाता है। बोले वो कैसे? बोले यही असत दिख जाता है, जो नहीं है वो दिख सकता है, ऐसा मान लो। अरे ये भ्रम लगभग मुझे लग रहा है स्वामी जी, जो लोग गांव में रहते हैं 100 में 99% आदमी तो होता ही है ये जो रज्जु में जो सर्प भ्रम है। मैंने माने कम से कम आपको हुआ, हमको हुआ, आपको भी कभी रस्सी में हुआ, आपको हुआ, माने यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से रस्सी में सर्प भ्रम तो हुआ ही है। मैं तो वो देख के उसी रास्ते में और गया ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दो, प्रश्न को पकड़ लीजिए। वो जो सांप दिखा, अब ये कहीं भी कुछ भी नहीं है तो कैसे दिखेगा? माने रस्सी तो है लेकिन वो जो दिखाई पड़ा वो कहीं ना कुछ है। तो जो मानते हैं कि कहीं और है, यहाँ भले ही ना हो, कहीं और की चीज यहाँ दिखाई पड़ा, ऐसा भी एक बहुत सारे विचारक है, दार्शनिक है। जैसे आत्मख्यातिवादी जो विज्ञानवादी कहा कि वो सांप तो हमारे दिमाग में था महाराज, वो बाहर दिख गया। जैसे आपने कहा ना कि क्या कहा था, मैंने मन में है या वो वहां दिखाई पड़ गया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो ये है कि था तो सांप तो हमारे विज्ञान में अनुभूति में था, लेकिन वहां